हेलो जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में दोस्तों एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल को बहुत ही कम समय में इसके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे वो सारा कुछ एकदम डिटेल में बताऊंगा। और सबसे बड़ी चीज कि बस इतना अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपके ऊपर से इस चैप्टर का बोझ खत्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही वायरल बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और वो भी दोस्तों बेसिक से बताऊंगा। ठीक है, तो बिना देर के आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वन शॉट वीडियो की। सबसे पहले हम समझेंगे कि एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल एक्चुअली में है क्या। जो चैप्टर का नाम है उसके बारे में हम अगर नहीं जानेंगे तो कैसे सवाल को कर पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे, पहचान ही नहीं पाएंगे, रटना पड़ जाएगा। इसलिए सबसे पहले इसके बारे में समझेंगे। तो यहां पे आप देख सकते हो एक शब्द मैंने लिखा है कार्बोनिल ग्रुप। ये सब कार्बोनिल ग्रुप में ही मिलते हैं। आप कहोगे कार्बोनिल समूह होता क्या है सर? अगर दोस्तों हम इस तरह से कार्बन को लिखे और कार्बन पे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन को चिपका दे और यहां पे दो खाली जगह छोड़ दे, ठीक है, दो बॉन्ड खाली जगह जोड़ दे, दो बॉन्ड खाली जगह छोड़ दे, तो इस पूरे बने हुए स्ट्रक्चर को ही कार्बोनिल समूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्बोनिल समूह कहा जाता है। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहां पे एक चीज मैं लिखा हूं नोटिस में, आर जब मैं लिखूंगा कैपिटल आर तो उसका मतलब आप समझ लीजिएगा या फिर CH3 है या फिर C2H5, एक तरह का सिंबल है। ठीक, तो समझ आया दोस्तों आर का मतलब क्या है, याद रहेगा। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ पे कार्बोनिल जो समूह है यहां पे अगर मैं आर लिख दूं, आर का मतलब होता है, आप CH3 लेके चलो थोड़े देर के लिए, मान लो मैं आर लिख दूं यहाँ पे, और यहाँ पे दोस्तों जो बचा हुआ है यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दो। क्या जोड़ दो? हाइड्रोजन। तो इसे अगर आप मिला के लिखोगे तो क्या लिखोगे? RCHO। इसे ही बोला जाता है दोस्तों एल्डिहाइड। क्या बोला जाता है? एल्डिहाइड। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर हमारे पास इस तरह से अगर आर हो, यहां पे हाइड्रोजन लग जाए तो इसे क्या बोला जाता है? एल्डिहाइड कहा जाता है। अब ध्यान से समझिए, अगर आर को मैं हटा के CH3 में कन्वर्ट कर दूं, CH3 इस तरह, तो भी ये एल्डिहाइड है, बस नाम बदल जाएगा। CH3 हमेशा कभी भी जब आए इस तरह की चीजों में तो एस लगाना। क्या लगाना? एस। एस एस करने वाला एस नहीं, एस। एस यानी एसिटल डिहाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CH3 लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? एसिटल डिहाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसिटल डिहाइड हो जाएगा। समझ आई मेरी बातें? अब आती है बारी, सर कीटोन क्या है? तो कीटोन क्या होता है, ध्यान से देखिए। अब दोस्तों मैंने आप लोगों से पूछा कि ये क्या है, तो आप कहोगे सर कार्बोनिल समूह है। तो मैंने कहा कि अगर यहाँ आर लगा दिया तो भी आप कार्बोनिल समूह ही कहोगे। अगर मैं यहाँ यच लगा दिया तो आप कहोगे एल्डिहाइड। अगर मैं यच न लगा के यहाँ आर एक ठो और लगा दूं तो तब इसे कहोगे कीटोन। क्या कहोगे? कीटोन। यानी दोनों जगह पे आर रहेगा तो कीटोन होगा, दोनों जगह पे आर रहेगा तो कीटोन होगा। दोस्तों दोनों जगह पे आर रहेगा तो क्या होगा? कीटोन होगा। अगर दोस्तों इन दोनों जगह पे आर हटा दूं, आर के जगह पे क्या लिख दूं? CH3 लिख दूं इस तरह से, तो बस आपको एस लगाना है, एस एस। तो क्या हो जाएगा? एसीटोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसीटोन। इजी लग रहा है, आसान लग रहा है। अब देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, ध्यान से समझिए। अगर मैं इस तरह से लिखता हूं, अगर मैं इस तरह से लिखता हूं तो आप कहोगे एक कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल समूह है, कार्बोनिल समूह है। अगर मैं ऐसे लिखूं तो कार्बोनिल समूह है, अगर मैं आर लिखूं तो भी कार्बोनिल समूह है, अगर मैं यच लगा दूं तो एल्डिहाइड, आर एक ठो और लगा दूं तो कीटोन। लेकिन अगर यहां पे OH लगा दूं, क्या लगा दूं? OH, तो इसे ही बोला जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या कहा जाता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसे आप ऐसे लिख सकते हो RCO और ये वाला OH, तो इसे क्या लिख सकते हो? RCOOH। R को हटा के अगर मैं CH3 लिख दूं तो क्या हो जाएगा? R के जगह पे CH3 COO। ये तो सुना ही होगा 10th क्लास से, एसिटिक अम्ल कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल। इसी का ही एक रूप होता है। अब बताइए ईमानदारी से, आपको एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक समझ आया? अगर यहां तक आपको समझ आ गया तो अब इस चैप्टर पर आधारित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको देखिए कितने अच्छे से डिकोड करता हूं, कितने अच्छे से आपको समझाऊंगा। अब इस बार के 2026 के बोर्ड एग्जाम की अगर बात करूं तो टॉलिन अभिकर्मक हर हालत में आएगा, ये मैं आपसे पहले ही बता रहा हूं। और मैं हर बार बोल रहा हूं कि मेरे को क्यों इतना सटीक चीजें पता है, आप पिछले रिकॉर्ड को चेक करके पता लगा सकते हैं। मैं जिस हिसाब से बताया हूं उस हिसाब से पेपर आया है, इस बार भी वैसे ही आएगा। अब मेरे को इतना कॉन्फिडेंट क्यों है वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, इसके पीछे बहुत एनालाइज किया है मैंने, इसके पीछे बहुत मेहनत है। बस आप भरोसा करके आप तैयार करिए, ठीक है, कि टॉलिन अभिकर्मक 100% किसी न किसी सेट में पूछा जाएगा। ठीक है, वो सेट आपका भी हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, टॉलिन अभिकर्मक क्या है? टॉलिन परीक्षण के एक उदाहरण का रासायनिक समीकरण दीजिए, ऐसे भी पूछ सकता है, या फिर सीधे सीधे पूछ सकता है टॉलिन परीक्षण का एक उदाहरण दीजिए, या फिर टॉलिन अभिकर्मक क्या होता है? एल्डिहाइड की टॉलिन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया का रासायनिक
समीकरण लिखिए, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आपको पूछा जाए कि टॉलिन अभिकर्मक है क्या, तो आप ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे, ध्यान से समझिए, सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 प्लस NH4OH, इस समूह का, इसका मिश्रण, इसके मिश्रण के बाद बनने वाला जो विलयन होगा, उसी विलयन को कहा जाता है टॉलिन अभिकर्मक। और टॉलिन अभिकर्मक को जब ये रिएक्ट कर जाता है तो उसके बाद जो निकल करके आता है वो होता है Ag2O, इसे ही बोला जाता है टॉलिन अभिकर्मक। लिखा है ना टॉलिन अभिकर्मक Ag2O। पहले आप ध्यान से सुनिए, आप इतना लिख दीजिएगा जब भी एग्जाम में आएगा तो लिखिएगा अमोनीकृत सिल्वर नाइट्रेट विलयन को टॉलिन अभिकर्मक कहा जाता है, इतना बस लिख दीजिएगा। आज इसको आप जोड़ करके इस तरह लिख दोगे तब तो और अच्छा है, ठीक है। तो अमोनीकृत सिल्वर नाइट्रेट विलयन को ही क्या कहा जाता है, अब टॉलिन अभिकर्मक कहा जाता है। यहां तक समझ आया। अब टॉलिन अभिकर्मक का एक्चुअली में काम क्या होता है? टॉलिन अभिकर्मक का काम होता है जो आपका एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड समूह का पता लगाना कि उस विलयन में एल्डिहाइड बना है या नहीं बना है, यानी एल्डिहाइड है या नहीं, एल्डिहाइड उपस्थित है या नहीं। समझ आई मेरी बातें? एल्डिहाइड उपस्थित है या नहीं। जबकि कहने का मतलब नहीं होता है कि रात के अंधेरे में जब चोर और जंगल में छुपा गया तो टॉर्च लेकर के हम ढूंढते हैं कि है कि नहीं हो, उसी तरह से टॉलिन अभिकर्मक का काम होता है एल्डिहाइड समूह की पता लगाने का, ठीक है। याद रखिएगा कि टॉलिन अभिकर्मक के अंदर अगर रजत दर्पण यानी 2Ag, क्या 2Ag अगर बन रहा है, क्या बन रहा है, अगर ये 2Ag बन रहा है तो समझ लीजिए वहां पे एल्डिहाइड की उपस्थिति है। वहां पे क्या है? एल्डिहाइड की उपस्थिति है। वही चीज यहां लिखा हुआ है कि एल्डिहाइड टॉलिन अभिकर्मक से क्रिया करके, ध्यान से समझिए, टॉलिन अभिकर्मक से क्रिया करके रजत दर्पण बनाता है। क्या बनाता है? रजत दर्पण। अतः इस क्रिया के प्रयोग से एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति की जांच किया जाता है। समझ आई मेरी बातें? एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति की जांच किया जाता है। इतनी बात समझ आए? अब यहाँ पे देखिए, एल्डिहाइड का टॉलिन अभिकर्मक से जब अभिक्रिया कराया गया, एल्डिहाइड का जब टॉलिन अभिकर्मक से अभिक्रिया कराया गया तो बहुत सिंपल सी चीज हुई कि यहाँ पे जो Ag2 था, ये जो Ag2 था ये साइड हो गया। Ag2 क्या हुआ? देखिए यहाँ पे RCHO क्या है आपका, अभी जस्ट बताया ना मैंने, एल्डिहाइड है। आप पहचान पा रहे हो ना? ठीक है। तो एल्डिहाइड की जब टॉलिन अभिकर्मक से अभिक्रिया कराई गई तो यहाँ का ऑक्सीजन यहाँ जाकर के जुड़ गया, तो क्या हो गया? RC, अब यहाँ एक O था और एक और O मिल गया तो क्या हो गया? 2 बार O हो गया और H साइड हो गया, तो हो गया RCOOH हो गया। इसे बोला जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। बताया था ना मैंने, क्या बोला जाता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल बोला जाता है। और यहाँ पे जो Ag2 था नीचे में, ये 2 आगे आ जाएगा और ये हो गया सिल्वर। सिल्वर यानी चांदी होता है, ठीक है। तो सिल्वर का एक रजत दर्पण बन जाता है। समझ आए मेरी बातें? रजत दर्पण का मतलब होता है सिल्वर के 2 अणु यहाँ पे ठोस अवस्था में कन्वर्ट हो जाते हैं। इससे पता चल जाता है कि वहां पे एल्डिहाइड की उपस्थिति है। और अगर रजत दर्पण नहीं बना तो वहां एल्डिहाइड की उपस्थिति नहीं है। यही है आपका टॉलिन अभिकर्मक। अब समझ आई मेरी बातें? एकदम दिमाग में एकदम बैठा लिया आप लोगों ने कि अमोनीकृत सिल्वर नाइट्रेट विलयन को ही टॉलिन अभिकर्मक कहते हैं। और टॉलिन अभिकर्मक क्या होता है कि एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करके रजत दर्पण बनाता है। अगर रजत दर्पण बना तो वहां पे एल्डिहाइड है, और रजत दर्पण नहीं बना तो एल्डिहाइड नहीं है। अब बताइए क्लियर हुआ या नहीं? पक्की बात मानो यहां तक क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर है तो अगला प्रश्न पे अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको खुद पता होगा कि ये कितना वायरल क्वेश्चन है। फेहलिंग विलयन इस चैप्टर का बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि फेहलिंग विलयन तथा सीफ अभिकर्मक द्वारा एल्डिहाइड तथा कीटोन की भिन्नता पर स्पष्ट कीजिए। भिन्नता स्पष्ट कीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कह रहा है फेहलिंग विलयन तथा सीफ अभिकर्मक द्वारा एल्डिहाइड तथा कीटोन में भिन्नता स्पष्ट कीजिए। तो ध्यान से समझिएगा, एल्डिहाइड की अभिक्रिया अगर फेहलिंग विलयन के साथ करा दिया जाए, ये देखिए फेहलिंग विलयन है, ठीक है। एल्डिहाइड की अभिक्रिया फेहलिंग विलयन के साथ अगर करा दिया जाए तो क्या बना लेता है? क्यूप्रस ऑक्साइड बना लेता है लाल कलर का। क्या बना लेता है? क्यूप्रस ऑक्साइड लाल कलर का बना लिया जाता है जब एल्डिहाइड की अभिक्रिया करोगे। और यही जो फेहलिंग विलयन है Cu, ठीक है, 2 अणु के साथ, अगर यहाँ पे एल्डिहाइड की अभिक्रिया करा रहे हो CHO, अगर एल्डिहाइड की अभिक्रिया करा रहे हो तो क्यूप्रस ऑक्साइड बना ले रहा है। क्या बना ले रहा है? क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बना ले रहा है। लाल अवक्षेप, अवक्षेप का मतलब प्रिसिपिटेट कहते हैं इसे, अंग्रेजी में PPT कहते हैं, ठीक ना। लाल कलर का अवक्षेप बना ले रहा है। लेकिन यहीं पे अगर कीटोन की अभिक्रिया कराई जाए, यहीं पर अगर कीटोन की अभिक्रिया कराई जाए इसके साथ, तो क्या हो रहा है? अभिक्रिया ही नहीं हो रहा है। कोई अभिक्रिया नहीं देता, कोई भी क्रिया नहीं होती है। यही तो पूछ रहा था कि फेहलिंग विलयन
कि अभिक्रिया जब एल्डिहाइड और कीटोन के साथ कराते हैं तो उसकी भिन्नता बताइए, क्या भिन्नता है। तो सीधी सी बात है कि जब एल्डिहाइड की अभिक्रिया फेहलिंग विलयन के साथ कराते हो तो क्या होता है, लाल रंग का अवक्षेप प्राप्त करता है, किस चीज का, क्यूपरस ऑक्साइड का। लेकिन जब हम कीटोन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कोई अभिक्रिया नहीं देता है। इस प्रश्न का यही जवाब है। अब बताइए ईमानदारी से समझ आया या फिर नहीं, क्लियर हुआ या नहीं, मजा आया या नहीं, क्लियर हुआ ना। फेहलिंग विलयन वाला तो बता दिया दोस्तों। अगर अब सिर्फ अभिकर्मक के साथ अगर हम कराए होते अभिक्रिया एल्डिहाइड का, सिर्फ अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो गुलाबी रंग का अवक्षेप उत्पन्न कराता, ठीक है, गुलाबी रंग का अवक्षेप उत्पन्न करता है और कीटोन में कोई अभिक्रिया नहीं होती है। ठीक है, इस प्रश्न का उम्मीद करता हूं जवाब आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही इजी है, एकदम अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, पक्का एग्जाम में आ सकता है। यहां तक क्लियर हुआ। अगर यहां तक क्लियर हो गया तो अगला प्रश्न आता है। ये प्रश्न मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है कितना इंपॉर्टेंट है, आप सवाल देखते ही समझ गए होंगे कि हाँ सर इस तरह की अभिक्रिया हर हालत में पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम में। रोजेनमुंड अभिक्रिया, स्टीफन अभिक्रिया, गाटरमान कोच अभिक्रिया, ये बहुत पॉपुलर है, ये इसी चैप्टर के हैं, इसीलिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस तरह से आपको बड़े मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। सबसे पहले कह रहा है रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया क्या है। तो रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया क्या है, ध्यान से समझिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, बेंजोइल क्लोराइड है, बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन गैस के साथ कराते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, बेंजोइल क्लोराइड की अभिक्रिया अगर हाइड्रोजन गैस के साथ कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में। ध्यान से समझिए, अगर आप बेरियम सल्फेट और पैलेडियम की उपस्थिति में अगर आप बेंजोइल क्लोराइड की अभिक्रिया, ये हो गया बेंजीन, बेंजीन के ऊपर जब इस तरह COCl अगर आ जाता है तो इसे बेंजोइल क्लोराइड कहा जाता है। ठीक है, इसकी अभिक्रिया अगर हाइड्रोजन गैस से करा दी जाए, हाइड्रोजन गैस से करा दी जाए तो इसी अभिक्रिया को रोजेनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। और इस अभिक्रिया के दौरान क्या बन जाता है, बेंजल्डिहाइड बन जाता है। क्या बना जाता है, क्या बन जाता है दोस्तों, बेंजल्डिहाइड बन जाता है। अब ध्यान से देखिए कैसे हुआ अभिक्रिया। यहाँ पे क्या है, Cl है और यहाँ H कितने बार है, 2 बार H है, तो 2 बार H में से एक Cl जुड़ जाएगा। हर कोई जानता है Cl पे नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जाकर के जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। अब हमारे पास क्या बचा, बेंजीन बचा, CO बचा और यहाँ 2 H था तो एक H बचा, तो एक H यहाँ पे इसके पास चला जाता है तो क्या हो जाएगा, ये आ गया आपका बेंजीन, ये हो गया CO था और H चला गया तो क्या हो जाएगा, CHO आ जाएगा। अब आपको पता ही होगा कि हम लोग अगर ऐसा हो इस तरह से एल्डिहाइड कहते हैं, बताया था कि नहीं, क्या कहते हैं दोस्तों, एल्डिहाइड। अगर यहाँ CH3 आ जाता है तो एसिटल्डिहाइड हो जाता है। और अगर यहाँ CH3 ना आकर के कुछ इस तरह से क्या जुड़ जाए, बेंजीन जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए, बेंजीन, तो इसे बोला जाता है बेंजल डिहाइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बेंजल डिहाइड बोला जाता है। समझ आई मेरी बात है, इसे रोजेनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। कितना प्यारा सा रिएक्शन है, सिंपल सी चीज है। 2 हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ चला गया और एक हाइड्रोजन आकर के चिपक गया, यही रिएक्शन क्या कहलाता है, रोजेनमुंड अभिक्रिया कहलाता है ना मजेदार। अब आती है स्टीफन अभिक्रिया। स्टीफन अभिक्रिया बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। स्टीफन अभिक्रिया को बेहतर तरीके से समझाने के लिए इस रिएक्शन को आप न देख करके जो यहाँ पे बताने वाला हूँ इस रिएक्शन को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है स्टीफन अभिक्रिया, ये वाला रिएक्शन आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो स्टीफन अभिक्रिया को हम लोग लास्ट में समझेंगे। ठीक है, अब दोस्तों आप गाटरमैन कोच अभिक्रिया को ध्यान से समझिए। ये जो बेंजीन है दोस्तों, बेंजीन यानी C6H6, इसकी अभिक्रिया ध्यान से समझिए। निर्जल AlCl3 यानी एल्युमिनियम क्लोराइड, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अगर कराई जाए किसके साथ, CO और HCl के साथ। ठीक है, CO और HCl के साथ अगर अभिक्रिया कराई जाए तो बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है। आप ध्यान से देखोगे तो आप समझ पाओगे, ध्यान से समझ, अगर आप ध्यान से समझोगे तो बड़ा इजीली समझ जाओगे। जैसे यहाँ पे HCl है तो HCl को ब्रेक कर दो। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, H और Cl हो गया। अब आपको पता है कि बेंजीन के साथ अगर कोई भी जुड़ने आएगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, बहुत पहले भी रिएक्शन में, कई सारे रिएक्शन में बता चुका हूँ, तो ध्यान से सुनते जाइएगा, समझ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला CO और यहाँ वाला H, ये दोनों आपस में मिल करके बेंजीन के साथ C6H, अब यहाँ 6 बार था तो एक H निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 5 CO और जो H है इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, CHO लिख सकते हैं। ठीक ना, तो ये आकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा CHO। अब बचा क्या हमारे पास, Cl और H, तो हो जाएगा HCl। समझ है मेरी बात है। तो यहाँ पे क्या बना लिया, बेंजल डिहाइड फिर से बना लिया। क्या बना लिया, बेंजल डिहाइड बना लिया। ठीक है, तो इसे ही बोला जाता है गाटरमैन कोच अभिक्रिया। यहाँ तक क्लियर हुआ, आराम से एक चीजें इसका फिनोमिना समझा दिया, कैसे रिएक्शन हुआ है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, रटना ना पड़े। यहाँ तक क्लियर हुआ, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं
अगले प्रश्न पे। अब दोस्तों इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। कह रहा है यूरोट्रोपिन क्या है, इसके बनाने की रासायनिक समीकरण बताइए, इसके बनाने की रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ध्यान से समझिए यूरोट्रोपिन क्या है। यूरोट्रोपिन होता है CH2 के ऊपर अगर 6 अगर लग जाएगा तो बोला जाता है हेक्सा, और CH2 को बोला जाता है मेथिलीन। ठीक है, तो हेक्सा मेथिलीन और यहाँ पे NH4 लगा दिया जाता है, फोर्थ को बोला जाता है टेट्रा, और यन हो गया तो एमीन हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा, हेक्सा मेथिलीन टेट्रा एमीन। इसे ही बोला जाता है दोस्तों यूरोट्रोपिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूरोट्रोपिन कहा जाता है। तो यहीं पे लिखा हुआ है कि हेक्सा मेथिलीन टेट्राएमीन को यूरोट्रोपिन कहते हैं, इतना बस आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, यह फॉर्मेल्डिहाइड पर अमोनिया की अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, अब जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है दोस्तों, आप कहोगे फॉर्मेल्डिहाइड क्या है सर, अभी तो आपने एल्डिहाइड बताया, कीटोन बताया, कार्बोक्सिलिक अम्ल बताया, लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बताया। तो ध्यान से समझिए, अगर इस तरह से आपको दिया हुआ है, दो खाली रहता है ना, यहाँ आर न लग के दोनों जगह अगर एच हो जाए तो इसे ही बोला जाता है फॉर्मेल्डिहाइड। इसे क्या बोला जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड। एच हो गया, सी हो गया, एच हो गया, ओ हो गया, इसी तरह इसे लिख सकते हो फॉर्मेल्डिहाइड को। ठीक है, तो जो फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड के 6 अणु, कितना, फॉर्मेल्डिहाइड का 6 अणु और अमोनिया का 4 अणु, फॉर्मेल्डिहाइड का 6 अणु, अमोनिया का 4 अणु के साथ अगर मिलाकर अभिक्रिया कराई जाए, हमें यूरोट्रोपिन प्राप्त हो जाता है। तो मैं यहाँ पे रटाऊंगा नहीं, मैं इसे करके दिखाता हूँ कैसे हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 6 अणु ले लेते हैं, किसका, HCHO का। ठीक है, और यहाँ पे 4 अणु ले लेते हैं NH3 का। यहाँ तक क्लियर है, आप देखते जाइए आप ध्यान से। ठीक है, जब इसकी अभिक्रिया होगी तो आप जैसे बता रहा हूँ वैसे सुनिए। अगर इन दोनों को, अगर इन तीनों पे फोकस किया जाए तो क्या है, C है और 2 बार हाइड्रोजन है कि नहीं, C है और एक 2 बार हाइड्रोजन है, हो गया 2 बार हाइड्रोजन। और यहाँ क्या लगा है, 6 का मतलब हो गया होल 6। यहाँ तक क्लियर हुआ कैसे मिला, यहाँ तक। अब ऑक्सीजन कितने बार बचा है, 6 बार बचा है। कितने बार, 6 बार ऑक्सीजन बचा है। ऑक्सीजन कितने बार है, 6 बार बचा है। और ये तो अपना साइड कर लिया मैंने, क्या हो गया हमारा, CH2 का होल 6। अब यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन जो 4 बार दिख रहा है वो इसके साथ आकर के ऐड हो जाएगा NH4। ठीक है, अब नाइट्रोजन तो निकल गया, अब बचा क्या, हाइड्रोजन। यहाँ 3 बार और यहाँ 4 है, तो 4 तिहाई 12, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये बात आपको पता होगा कि हाइड्रोजन 12 है और कार्बन ऑक्सीजन 6 है। ठीक है, ऑक्सीजन का अगर डबल हाइड्रोजन होता है तो मिलके क्या बना लेता है, पानी बना लेता है। ऑक्सीजन 6 बार है और हाइड्रोजन 12 है, तो मिलके क्या बना लेगा, पानी बना लेगा। और कितने अणु हो जाएंगे पानी के, 6 अणु हो जाएंगे, तभी ना 6 दूनी 12 हाइड्रोजन हो गया और 6 बार ऑक्सीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 6H2O। ये रिएक्शन है और इसे ही बोला जाता है यूरोट्रोपिन बोला जाता है। इतनी सी बस चीजें तैयार कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है इसका उपयोग मूत्र रोगों के उपचार में किया जाता है। इसका उपयोग मूत्र रोगों के उपचार में किया जाता है। उम्मीद करता हूं एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न आता है, रोजिनमुंड अपचयन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। रोजिनमुंड अपचयन, अपचयन कब शब्द यूज किया जाता है आपको पता है, जब हाइड्रोजन जुड़ रहा होता है। ठीक है, जब हाइड्रोजन जुड़ रहा होता है तो वहां अपचयन शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन वही है, बस यहाँ पे बेंजीन न लेकर के यहाँ पे एसिटिल क्लोराइड लिया गया है। बेंजीन न लेकर के एसिटिल क्लोराइड लिया गया है। रिएक्शन वही है, थीम वही है, डरने की जरूरत नहीं है, आप खुद देख सकते हो। आपको मैं यहाँ पे साबित करा देता हूँ। यहाँ पे देखिए CH3COCl, इसे बोला जाता है एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड के हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया कराई गई है। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे हुआ है देखिए, यहाँ पे क्या है, CH3COCl, यही है आपका। अब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया कराई गई है किसके उपस्थिति में, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में। ठीक है, याद रखिएगा। और जाइलिन भी है इसमें, क्या है, जाइलिन भी उपस्थिति में है। तो जाइलिन और क्या कहते हैं, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में जब इसकी अभिक्रिया कराई जाएगी तो वही होगा जो अभी रोजिनमुंड में पहले बताया था। 2 बार हाइड्रोजन है, कितने बार हाइड्रोजन है, 2 बार, तो एक हाइड्रोजन Cl से जुड़ जाएगा तो क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। अब आपके पास क्या बचा, एक हाइड्रोजन केवल बचा है, तो एक हाइड्रोजन जो है इसके साथ जब जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, CH3CO है, CO के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, CHO हो जाएगा। इसे बोला जाएगा एसिटल्डिहाइड। क्या बोला जाएगा, एसिटल्डिहाइड बोला जाएगा। समझ आई मेरे बात, रिएक्शन बहुत इजीली मैं समझा दे रहा हूँ आपको अच्छे से। अब इसका अगर पढ़ा जाए तो वही चीज लिखा है जो मैं अभी यहाँ पे बोला था। देखिए वही चीज सेम लिखा है, वह अभिक्रिया जिसमें एसिड क्लोराइड या फिर एसिटिल क्लोराइड का इतने उत्प्रेरक व उबलती जाइलम की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा, ध्यान से लिखा है ना, हाइड्रोजन द्वारा आंशिक अपचयन करने से एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। एसिटल्डिहाइड बोलो चाहे एल्डिहाइड, भाई एल्डिहाइड का ही तो एक रूप है ना एसिटल्डिहाइड, एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। इसे ही रोजिनमुंड अपचयन
कहा जाता है? समझ आई मेरी बात? इसे ही रोजनमुंड अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। बताइए, क्लियर हुआ? अब लिखा है कि रोजनमुंड की अभिक्रिया का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो जाहिर सी बात है एल्डिहाइड के निर्माण में किया जाता है। किसमें? एल्डिहाइड। तो रटने कोई जरूरत ही नहीं है, सिंपल सा चीज है मेरे भाई, सिंपल सा चीज है कि अगर एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया पैलेडियम बेरियम सल्फेट और जाइलिन की उपस्थिति में कराई जाती है, हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराई जाती है तो एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। इसे ही बोला जाता है रोजनमुंड अपचयन अभिक्रिया। बताइए सवाल का जवाब। अब बताइए ईमानदारी से, अच्छे से क्लियर हुआ? तो इस प्रश्न को भी अच्छे से एकदम तैयार कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद आपका आता है स्टीफन अभिक्रिया द्वारा एल्डिहाइड बनाने की क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। अब इसके लिए मैं क्या बोलूं, इसके लिए मैं क्या ही बोलूं, 100% आ सकता है दोस्तों। स्टीफन अभिक्रिया बहुत ही वायरल है, बहुत ही पॉपुलर है। तो स्टीफन अभिक्रिया को ध्यान से समझिए, मेरी बात को ध्यान से समझिए। स्टीफन अभिक्रिया के लिए आप एल्किल साइनाइड ले लीजिए। क्या ले लीजिए? एल्किल साइनाइड, जैसे आप आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन कहेंगे। ठीक है, अब एल्किल साइनाइड के अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस किसके साथ? नवजात हाइड्रोजन के दो अणु लेकर के, नवजात हाइड्रोजन के दो अणु लेकर के HCl के साथ अगर कराई जाए, किसकी उपस्थिति में? SnCl2 की उपस्थिति में। अब अभिक्रिया कराने से होगा क्या कि यहां जो ट्रिपल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जब एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो कैसा दिखने लगेगा? RC डबल बॉन्ड N दिखेगा। अब जैसे ही बॉन्ड टूटेगा तो यहां भी एक खाली हो गया और यहां भी एक खाली हो गया, तो ये जो दो नवजात हाइड्रोजन थे, एक यहां चिपक जाएगा और एक यहां चिपक जाएगा। बात समझते रहिए ध्यान से। तो इस तरह से दिखने लगेगा। तो आपको क्या मिल जाएगा यहां पे? RCH डबल बॉन्ड NH, यही मिलेगा। और डॉट में क्या लगा देंगे? जो आपका HCl था। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इतनी अभिक्रिया क्या करेंगे? पानी में करा देंगे। ठीक है, पानी के साथ क्या कर देंगे? इसे गर्म कर देंगे। यहां पे लिखा है ना, पानी के साथ क्या कर देंगे दोस्तों? गर्म कर देंगे। जैसे ही पानी के साथ गर्म करेंगे तो होगा क्या मेरे भैया? ध्यान से समझेंगे तो मजा आ जाएगा। अब जैसे ही दोस्तों पानी के साथ इसे गर्म करते तो हमें क्या मिल जाता है? RCH, और यहाँ का ऑक्सीजन ऐड होकर के हमें क्या मिल जाता है? एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है? एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अगर आप इस रिएक्शन के जगह पे ए रिएक्शन भी अगर आप करते हो, अगर आप चाहो तो इस वाले रिएक्शन को भी आप तैयार कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस चैप्टर में दोस्तों जितना भी अभी तक मैंने क्वेश्चन बताया, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, रिपीटेड और बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूं इतनी सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी और इसे अच्छे से जाकर के आप तैयार कर लोगे। ठीक है, अब मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।